प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत। आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट की सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू चल रहा है मैथ में। और मैथ में अब आप लोगों को बहुत इजी भी हो रहा है, अब आगे रिपीट भी कर रहे हैं क्वेश्चंस, और हम आप लोगों को इंडिकेट भी कर रहे हैं कि रिपीट कर रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए कि कैसे मस्ती में, इस सेट में भी देखिए कौन सा रिपीट करेगा। 15 का हम लोग कर रहे हैं सितंबर में प्राइमरी वाला, और प्राइमरी सितंबर का जो कर रहे हैं 2015 का, अब उसमें आप लोग देखेंगे कि पीछे के कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। जो पेडागोजी की समस्या थी, अब कैसे आप लोगों का जो है निदान बहुत आसानी तरीके से हो गया है, उस पे चलते हैं। तो 30 क्वेश्चन की सीरीज आप लोग इसको देखिए, और देखने के बाद इसको खूब शेयर भी करिए अपने अन्य दोस्तों में भी, जिससे मेरा भी आत्मविश्वास बढ़े और मैं और सरल भाषा में करूं। और भर भर के जैसे कमेंट आप लोग देते हैं, कमेंट भी देते रहिए, और फिर आप लोगों का हम वो देखते भी रहेंगे। अभी समय नहीं मिल पा रहा है, जब देखेंगे तो आप लोगों का उत्तर भी देंगे उसके साथ साथ कि क्या है, जो लोग समस्या है या कोई सुझाव रहेगा तो उसको भी देखा जाएगा। अभी समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन इसके साथ हम प्रयास करेंगे कि उसको रीड करें और उस पर देखें कि क्या समस्या है। तो अब 25 प्लस नंबर नहीं, अब 27 प्लस लेके मुस्कुराना हम। तो आइए अब जरा चला जाए कि कैसे देखा जाए। पहला क्वेश्चन इनका है, ये कह रहे हैं कि लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 558 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का कुल मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग 10,290 में 98 से डिवाइड करेंगे। 98 से डिवाइड करिए, देखिए तो कितना आ गया भाई। पहले तो ये बनाइए कि 10,290 पुस्तकों को 58 के रूप में कितने बक्से बनेंगे। तो चलिए जरा 2 से इसको काट दीजिए। 7 से भी कट रहा था वैसे, लेकिन आप लोग इसको 2 से काटिए। 2 चौकाट 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चौकाट और 2 पंचे 10। अब चलिए इसके बाद देखिए 7 से कट रहा है क्या। 7 से 7 सते 49 और 2 51 24, 7 तरीके 21, 7 से कट रहा है। 7 सते 49, 7 सते 49, 49 2 51 24, 7 तरीके 21 और 7 पचे 35। फिर 7 से कटने वाला है। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 105 बॉक्स हो गया भाई। कितने बॉक्स हो गए? 105 बक्से हो गए। अब इस बक्से को का रेट, एक बक्से का 518 रुपया है, तो 105 बक्से का कितना हो जाएगा। 518 से गुणा करेंगे आप लोग। 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 4 यहां हो जाएगा। 8 एकम 8, 1 से करेंगे 1 पंचे 5। अब तुरंत रिजल्ट पे अटैक करना है। पहला अंक आप लोगों को मिला 0 और दूसरा अंक मिलेगा 5 4 9। अब देखिए कहीं 90 है क्या लास्ट में। पहला ऑप्शन आगे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए जरा देखते हैं कैसे काम किया जाए, आगे चलते हैं अब। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखा जाए 90 के बाद क्या करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 32। 32 क्वेश्चन पे क्या करना है जरा देखिए। ये क्वेश्चन हु बहू एकदम रटा हुआ है, पेडागोजी में जो आप लोगों की भाषा की समस्या है वही आ गया है। ये कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। सी टेट पेपर जो हमने PYQ सॉल्व किया था 2011 का, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है। अब चलिए वहां क्या था, यहां आप लोगों को लंबाई मापना है। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को अगर बताना है तो सबसे पहले वो क्या करता, हमने बताया था वहां यहां तुलना करना दिया गया है और वहां सरल अवलोकन दिया गया था। क्या दिया गया था?
सरल अवलोकन से मीनिंग है भाई, जरा समझते चलिए, सरल अवलोकन। अब चलिए और आगे बढ़िए। वहां आप लोगों को दिया गया था अमानक इकाई और यहां आप लोगों को है अप्रमाणिक इकाई। अप्रमाणिक इकाई, अमानक इकाई, अमानक इकाई। अब चलिए भाई, अमानक इकाई है। अमानक के बाद आप लोगों को दिया गया था, इसके बाद प्रमाणिक इकाई। क्या दिया गया था? आप लोगों को अमानक के बाद दिया गया था प्रमाणिक, वही तो वहां दिया गया था मानक इकाई और मानक इकाई के बाद दिया गया था आप लोगों को, अमानक के बाद मानक, फिर दिया गया था अंतिम में मीट्रिक टन इकाई, मीट्रिक टन दिया गया था। ये 2011 का प्रश्न था जो लंबाई मापने के लिए आप लोगों ने ये सीक्वेंस बनाया। अब सेम मीनिंग आ गई। सरल अवलोकन का मतलब तुलना करना, क्या हमको मेजरमेंट करना है, सबसे पहले बच्चा ये देखता है। और देखिए तो तुलना करना, तुलना करने के बाद सबसे पहले वो अप्रमाणिक, कौन सी अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करता है कि भाई किससे मापा जाए। फिर इसके बाद वो क्या करता है, प्रमाणिक मापों का उपयोग करता है, मतलब रस्सी से मापा जाए या राड से मापा जाए, जिसको प्रमाणिक कह रहे हैं मानक इकाई। और मानक के बाद प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, मतलब मीटर में मापा जाए, सेंटीमीटर में मापा जाए। एकदम सेम क्वेश्चन है। अब ये अगर आप लोग 11 का ढंग से 2 से 3 बार किए होंगे तो इस पे तुरंत पहुंच जाएंगे। समझ बात आ गई कि नहीं? एकदम सेम मीनिंग है, बस केवल आप लोगों को शब्द बदल दिया। सेम क्वेश्चन, यही है पेडागोजी। जो आपकी भाषा, जो आपकी बुकिस्ट भाषा है उससे अलग कर दिया जाए, उसी को पेडागोजी कहते हैं। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबको समझ में भी आ गया होगा, मुझे जहां तक आशा है अब, और सारे लोग अब मुस्कुरा भी रहे होंगे। अपने 25 प्लस की तरफ पार कर चुके हैं, अब तो 27 की तरफ चल रहे हैं। ये कह रहे हैं विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। प्रक्रियात्मक नहीं भाई, सुव्यवस्थितता नहीं, सामाजिक नहीं, विषयात्मक ध्येय है भाई। कौन सा ध्येय है? विषयात्मक ध्येय है। एकदम अब क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे और आप लोग पेडागोजी के क्वेश्चन पीछे वाले अनुभव से, पीछे वाले PYQ के अनुभव से आगे का मारते चलेंगे। अब देखिए, कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामिति हमने पहले दिन ही सिखाया था कि 2011-12 के पेपर में ही, कि अगर बिंदु द्वारा चलेंगे तो हम इससे सममित रेखाओं का भी कर सकते हैं और परावर्तन को भी हम इसी द्वारा कर सकते हैं, परावर्तित किरणों को भी। तो बिंदु सीट के द्वारा, किसके द्वारा? बिंदु सीट के द्वारा। ये आप लोग पा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चन अब सबको ध्यान में भी नहीं आएगा। अब 2011 का 41 क्वेश्चन था, केवल वहां सरल अवलोकन, यहां तुलना, वहां आपको अमानक इकाई, यहां अप्रमाणिक। अप्रमाणिक का मतलब भाई सेम मीनिंग हो गई, और वही काम वहां मानक, मानक का मतलब प्रमाणिक इकाई। वहां मीट्रिक टन था, फिर यहां दे दिया प्रमाणिक इकाइयों को यूनिट, इकाई। अब देखिए, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद, चलिए भाई, वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई है। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। अब इस पे डिबेट करना। अब ये डिबेट कैसा है भाई? वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य, भाई ये वाद विवाद में थोड़ा आएगा। वे समस्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, विश्लेषण और संप्रेषण में इसका प्रयोग होता। भाई वाद विवाद अगर है तो विश्लेषण होगा उस पर कि भाई क्यों शून्य का सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या। तो कोई पक्ष वाला होगा, कोई विपक्ष वाला होगा, उसमें डिबेट अगर होगा तो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, भाई देखिए सिंपल सी बात है, संख्याओं और परिकलन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत दिया जाता है। अभी पिछले वीडियो में फरवरी वाले में जूनियर में हमने किया था,
और यहां भी आ गया, प्राइमरी में भी आ गया क्या, कि गणना संबंधी विकार क्या होता है, डिस्कैलकुलिया। तो यहां गणना संबंधी विकार उसको है जहां उसको गणना करने में समस्या हो रही है, इसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है ना। अब एक दिन इस पे भी, विकार पे भी आ जाएंगे सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन कितना आसानी से आप लोग कर रहे हैं। अब याद दिया, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं किसमें, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। भाई प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक उपकरण क्या काम करते हैं, व्यवहारिक, जैसे आपको अबेकस, गिनतारा, ये क्या करते हैं, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, जोड़ने घटाने के काम में अबेकस का प्रयोग करते हैं, आप गिनतारा का प्रयोग करते हैं। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को मैथ सिखाने के लिए जो उपकरण हैं वो गणितीय संकल्पनाओं को समझने में के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह इससे संबंधित क्वेश्चन मिल चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। अब चलिए अगला, भाई मुक्त खुला अंत, मुक्त अंत या खुला अंत वाला बताना है, जिसके 2 से अधिक, तो 15 को 3 से गुणा, एक विधि। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45, तो आप लिखेंगे 5 गुणे 9, 3 गुणे 15। तो इसका मतलब है कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, तो इसे हम मुक्त वाला मान लेंगे। क्या मानेंगे, मुक्त अंत वाला प्रश्न। चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहे हैं कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता। अच्छा भाई, कुछ विद्यार्थी हैं जोड़ना जान रहे हैं, परंतु 2 अंकों वाले जो हासिल वाले प्रश्न हैं उसमें जोड़ने में उनको समस्या हो रही है। तो इस समस्या का क्या कारण है, गणित में रुचि नहीं। भाई गणित में रुचि ना होती तो वो बिना हासिल वाले कैसे जोड़ रहे हैं। अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर, अगर ये अंतर शब्द ना देते, केवल स्थानीय मान देते, तब इस पे सोचा जा सकता था। शून्य के महत्व की इससे कोई लेना देना नहीं। पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। जी, मतलब वो समूह वाले क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पुनर्समूहीकरण का मतलब कि 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 3 7, इनको पुनर्समूहीकरण नहीं आ रहा है, नहीं तो ये इस प्रश्नों को सॉल्व कर देते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भाई प्यारे शिक्षक साथी हमारे जितने हैं सब मुस्कुरा भी रहे हैं अब, क्योंकि जैसे जैसे अब सीट बढ़ रही है, PYQ की सीरीज जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप लोगों का ग्राफ, जो सबसे कमजोर भी विद्यार्थी होगा, अगर वो कंटिन्यू हमारी वीडियो को वाचिंग में होगा, अब तक 8 दूनी 16 सेट पहुंच गए हैं, अगर जो लोग पूरा किए होंगे, 2 से 3 बार अगर देखे होंगे, 4 बार, तो वो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि वो यहां तो कर ही रहे हैं, 8 फरवरी को भी वो अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, और दे करके आप लोग आएंगे तो उस पर विचार भी करेंगे कि बड़े अच्छे मार्क्स आ गए। प्राथमिक स्तर पर, चलिए भाई, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। अगर आप लोग गणित की पुस्तक खरीदने जा रहे हैं तो विशेषता क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। यही सबसे उपयुक्त है भाई, सबसे उपयुक्त है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग कोई मैथ की बुक लेने जा रहे हैं तो जो उसका कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। समझ बात आ गई कि नहीं, आगे हमको देखने की जरूरत नहीं, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। हमने कहा अभ्यास वाली पुस्तक कभी गणित के लिए केवल अच्छी होती ही नहीं, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, गणित से कोई लेना देना नहीं, और वह मोटी बड़ी होनी चाहिए, उससे भी गणित का कोई ताल्लुकात नहीं है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नहले साहब आ गए भाई। वह नहले साहब के अनुसार ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार, मतलब वो देखने में सक्षम नहीं है, मतलब देख करके अगर नहीं समझते हैं,
वर्गीकृत कर सकते हैं, वे किस लेवल पर होते हैं भाई, मानसिक स्तर पर। यह भी क्वेश्चन आपको रिपीट कर चुका है पीछे PYQ अब तक कि अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पीछे से रिपीट हो रहे हैं और आप लोगों को ये ऐसा जरूर अब फील होगा कि यार ये क्वेश्चन कहीं कहीं पीछे मिला था। जो हमारे साथी एक ही दो बार अगर वीडियो देखे होंगे तब भी अब उनका माइंड काम करना शुरू कर दिया होगा कि यार इस तरीके के प्रश्न अब कहीं कहीं मिल रहे हैं। और जब कहीं कहीं मिल रहे हैं तो कमेंट भी मेरी तरफ आए और शेयर भी करना आप लोग, ठीक है ना। लाइक शेयर तो भाई करते ही रहिए क्योंकि उससे मुझे भी ऊर्जा मिले और मैं और अच्छा कर सकूं आपके लिए। चलिए, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? दंडारेख? जी नहीं। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना? जी नहीं। गणित की समस्याओं पर दूसरे विचारों का खंडन? ये भी नहीं है। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। स्पष्ट करना थोड़ा कम करो भाई, थोड़ा कम करो वॉल्यूम। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा कम कर लो थोड़ा। तो यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, कोई अगर विद्यार्थी है उसको जोड़ना आ रहा है, घटाना आ रहा है, गुणा आ रही है, भाग आ रही है, सारी संक्रिया अगर वो प्रयोग करना जानता है तो किस अवस्था में? संक्रियात्मक अवस्था। भाई कौन सी? संक्रियात्मक अवस्था। अभी पीछे हुआ था कि अगर वो सभी संक्रियाओं में पूर्ण है तो वो किस अवस्था में होता है? संक्रियात्मक। वही कह रहे हैं, पूर्णांकों, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, सक्षम है, तो वह हमेशा संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। अभी पिछली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ पर आइए भाई। एनसीएफ का वही जाना पहचाना क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए। कैसे? उच्चतर गणित के लिए? जी नहीं। गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित को आप दैनिक जीवन से जोड़िए। किससे जोड़िए? दैनिक जीवन से जोड़िए, तब आपकी अच्छी गणित के रूप में होगा। अब अगला, चलिए भाई, इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको सभी लोग गलत मारेंगे। क्या ये करें? कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? सब लोग संरक्षण लगाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि संरक्षण का मतलब इनको दूसरी मीनिंग आ जाएगी। पंक्तिबद्धता का मतलब आरोही अवरोही, आरोही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आरोही अवरोही। ये तो भाई गणित के पार्ट में है, संख्या लिखना। गणना, कैलकुलेशन, 2 धन 3 अगर जोड़ रहे हैं तो 5, इसका मतलब है 5 संख्या अगर लानी है तो जोड़ने घटाने से। संख्या की समझ। संरक्षण का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? ये ध्यान रखना, मैथ में संरक्षण का मतलब होता है मात्रा, भार। कितना भार है किसका? उसका 40 किलोग्राम है, उसका 30 किलोग्राम, उसका 20 किलोग्राम है। इससे भी संख्या ज्ञात की जा सकती है, संख्या की समझ हो सकती है। इसमें अंक लिखना जो है यही आपका नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सभी लोग अंक लिखने वाले पे नहीं मारेंगे भाई। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लगभग 80 से 90% लोग संरक्षण पे मारेंगे, जबकि उनको संरक्षण की मीनिंग मैथ में पता नहीं है, इसलिए उनका गलत हो जाएगा। ठीक है ना? संरक्षण का मतलब होता है मात्रा, ये ध्यान रखना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 46 में चलते हैं तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। तो 46 में अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? भाई यहां भी देखिए, आयत है
आयत में आपको टाइल्स लगाना है, कितना 36 टाइलें। तो आयत अगर है तो आयत हमारा 2 डायमेंशन है, उसमें आयतन नहीं हो सकता, यही गलत है भाई। कहा संबोधित नहीं किया जा सकता, तो आयतन, बाकी सारी चीजें 2D की हैं, यही हमारा जो है 3D में आता। और आयत में कभी भी 3D नहीं आएगा, क्योंकि 3D का मतलब त्रिविमीय आकृति का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए, और अगर ये नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई। सारे लोगों को ये प्रश्न, अब तो ये जाना समझा प्रश्न हो गया, सारे लोगों को आ रहा होगा, जरा देखिए तो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 10,000, तो 10,000 लिख लीजिए। 10,000 के बाद 10,100, 10,100 का मतलब हो गया 1,000, 1,000 कर लीजिए। फिर करें 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब 100 हो गया। सबको जोड़ा आप लोगों ने, एक एक एक, तो आ गया 11,100। 11,100 बी को आराम से अब गोलियाइए और मुस्कुराते चलिए, अपना नंबर कलेक्ट भी कर लीजिए यहां पर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे बढ़ेंगे आप लोग, तो यहां बन जाएगा 12, 11, 2 में 11 से भाग दीजिए। अब 11 एकम 11, 1 11, फिर 11 एकम 11, फिर ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा 1 2, 0 बढ़ाएंगे, 11 एकम 11, एक शेषफल आ गया। और फिर 13 से भाग देंगे आप लोग, 13 223, तो 13 एकम 13, कैंसिल हो गया। अब यहां 2 2 उतारा आपने, 13 एकम 13, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 3 93, 13 सते 91, आ गया शेषफल 2। अब देखिए यहां शेषफल 1, यहां दो शेषफल 2, दोनों का योगफल पूछा था, दोनों शेषफलों का। 3 को आराम से क्लिक करिए और मुस्कुराते चलिए। अब मैथ लगी नहीं रही है कि मैथ है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग चलते हैं, तो इन्होंने कहा कि 56,431 में 6 का स्थानीय मान और 4 के अंकित मान, तो ये हो गया 6,000। देखिए तो चौथे अंक पर, और अंकित मान का मतलब 4, दोनों का अंतर 10 में से 4 घटाएंगे 6। एक ही ऑप्शन है, पूरा लगाने की जरूरत नहीं, तुरंत क्लिक करिए, आराम से मुस्कुराइए। अब ठीक है ना, गोलियाइए और आराम से मुस्कुराना है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अब हम लोग आ गए हैं 20 क्वेश्चन नंबर पर। अब देखिए कैसे करते हैं, उस पर अब बात की जाए। चलिए वही पुरानी बात, सार्वगुणज का मतलब एलसीएम, सार्वगुणन खंड का मतलब एचसीएफ। अब आप लोग यहां एलसीएम थोड़ा बड़ा नंबर है, तुरंत निकालिए। 30, 36, 42 अगर दिया गया है तो 6 से आप लोग कैंसिल करेंगे, 6 पंचे 30, 6 36, 6 सते 42 हो गया। इसके बाद कोई नंबर किसी से कटेगा नहीं। अब आप लोग एलसीएम बराबर आ जाएगा 30 गुणे 6 पंचे 30 और 6 सते 42 कर लीजिए। तो 42 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1260 आ गया। और ये कह रहे हैं कि इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ इनका आ जाएगा 6। एचसीएफ क्या कॉमन मिल रहा भाई, एचसीएफ मिल गया 6। अब इन्होंने कहा कि इनका गुणनफल बताइए, 1260 गुणे 6 करेंगे, 6 0 6 चमा के 36, 6 दूनी 12, 3 15, 560 कहीं दिख रहा हो तो क्लिक करिए, एक ही ऑप्शन है। पूरा गुणा करने की अब जरूरत नहीं है, अंक मिलाते चला करिए आप लोग, और जैसे मिले, क्योंकि टाइम बचाना बहुत जरूरी है सीटेट के पेपर में। अगर आप लोग टाइम नहीं बचाएंगे तो फिर समस्या आप लोगों की बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों की समस्या बहुत तेजी में बढ़ जाएगी अगर आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। आवाज नहीं जा रही क्या, देखो। अच्छा चलिए, अब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, तो इसलिए आप लोग पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं,
टाइम बचाएंगे तो नेक्स्ट पेपर के लिए टाइम मिलेगा। जो लेंदी पेपर रहेगा वहां आप लोग समय अपना बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करेंगे और ओवरऑल आपके परसेंटेज बहुत बढ़िया पता चलेगा, 110 प्लस की तरफ चले गए सीटेट में। ठीक है ना। चलिए अब आगे की तरफ, आगे की तरफ भाई ये हो गया। चलिए देखिए ये प्रश्न इस टाइप का भी, 84 के सभी गुणनखंडों को, 84 के सभी गुणनखंडों को का योग बताइए जो 7 का गुणज हो। 7 का गुणज का मतलब मल्टीपल, 7 से कटने वाला नंबर। तो 7 से कटने वाला नंबर कौन कौन है? 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21 से भी कटेगा, 7 चौक 28, 28 से भी कट जाएगा, 28 के बाद 35 से नहीं कटेगा, 42 से कट जाएगा, फिर 84 से 84 खुद कटेगा। और ये 7 के क्या हैं? गुणनखंड है। अब ऑप्शन पे आइए, 4 2 6 और 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 में अभी एक 7 भी है, 19 और 7, 19 7 हो गया कितना? 19 1 20, 6 26। अब 6 जहां देखिए उसको तुरंत क्लिक करिए, आगे जाने की जरूरत नहीं, पूरा समझ लीजिए। 84 का गुणनखंड बताना आपको जो 7 का मल्टीपल हो, बाकी सबको नहीं लेना। तो पहला 7, 7 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, 21 चौक के 84, 28 तिया 84, ठीक। फिर इसके बाद 42 दूना 84, फिर 84 एकम 84, इतनी संख्याएं और इन्हीं सबका योगफल करेंगे। पहला अंक निकालिए, 4 2 6, 6 8 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 और 7 26 के 6, तो 6 हमको इकाई अंक 1 में मिला। तो बाकी सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुस्कुराना है। ठीक है ना, सिर्फ उसको ऐसे नहीं भाई मुस्कुराना है, मुस्कुराना आपको है उसको गोलिया कर। ठीक है ना, जब आप गोलिया लीजिए तब मुस्कुराइए, 1 नंबर आपके स्कोर कार्ड पर आ जाए। अगला, चलिए भाई हमने कहा टाइम का एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा इन्होंने पेडागोजी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? आइए जरा देखा जाए कि पेडागोजी में इन्होंने क्या बढ़ाया है, उस पर जरा वर्क किया जाए। ये कह रहे हैं कि 8:49, 8:49 PM ये दिल्ली का समय है, दिल्ली का है भाई। अब चलिए कह रहे हैं इटली में दिन के 1:19 हो रहे हैं, AM हो रहे हैं। अब 1:19 AM हो रहा है, कितनी देर का भाई? अब 1:19 AM, 8:49 रात के हो रहे हैं, और रात के 1:19 का मतलब कितने घंटे का अंतर हो गया? पहले तो 49 हो रहा था, तो 49 है, तो अभी 11 मिनट बाकी है 9 बजने में। 9 बजने में बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये 19 मिनट एक्स्ट्रा, तो 11 और 19 हो गया 30 मिनट, और 9 3 12, 12 जैसे रात के बजेंगे, रात के 12 बजे के बाद तुरंत AM आ जाएगा। जैसे 12:0 5 मिनट, मतलब 1 बजे वाले पे जैसे आएगा तो कितना हो गया? 3 घंटे 30 मिनट का अंतर हो गया। कितने मिनट का अंतर हो गया? 3 घंटे 30 मिनट का हो गया। अगर हमारे यहाँ 11:19 हो रहा है तो इटली में कितना बजेगा? 3 घंटे 30 मिनट इसी में जोड़ दीजिए, तो 11 और 3, 11 3 11 3 14, 11 3 कितना हो गया? 14 हो गया, और 30 और 11 4 15, 4 घंटे का होगा अंतर, 4 घंटे 30 मिनट। तो अब 11 और 4 कितना हो गया? 15, और 19 और 30, 19 30 हो गया आपका 49 मिनट। 49 मिनट के देखिए यही आपका आंसर आ गया, कितना? 3:11 4 15, 15:49 को आप लोग बोलेंगे 3:49 PM। इटली में क्या भाई टाइम बताएगा?
3:49 PM हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलिए। चलिए, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी, इस टाइप का भी क्वेश्चन हर सेट में एकदम सेट है कि इस टाइप का क्वेश्चन हर सेट में। अब आधा सेंटीमीटर, अब देखिए जरा, 125 किलोमीटर बराबर आधा सेंटीमीटर। इस आधा सेंटीमीटर को दशमलव में बदल दीजिए भाई, 0.5 सेंटीमीटर, दशमलव भिन्न हमने पढ़ाया था। तो कह रहे हैं कि 2000 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो 0.5/125 गुणे 2000 गुणे, ये दशमलव से एक जीरो कैंसिल, 25 से काटिए, 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200, 5 5 से कैंसिल हो गया, ये बराबर बना 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर जहां दिखे तुरंत गोलियां के मुस्कुराइए अपना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई अब बढ़ते हैं हम लोग। अब पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है आपको। चलिए कौन सा सत्य नहीं है, तो भाई 25 शतांश, शतांश का मतलब 25/100 सही है। 0.57 ये भी सही है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल इतने गुणे इतने, आइए यही चेक कर लिया जाए। अगर कोई वर्ग है, इसकी 30 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल बनेगा 900। कितना बनेगा? 900। अब आइए, एक आयत दिया गया है, इसका 4.5 मीटर है और इसका 0.2 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में आप लोग बदलेंगे तो ये बनेगा 450 सेंटीमीटर। अब इसको अगर करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर होगा, इसका गुणा करेंगे तो 9000 हो जाएगा। ये 900 है, ये 9000 है, यही बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है सी वाला सही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 पे भाई आ जाइए एकदम। आप लोग अब देखिए 25 की तरफ चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन अब रिपीटेड हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो PYQ में आप लोगों को कुछ अलग दिख रहा है। कह रहे हैं 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। आइए भाई, 660 बच्चे टोटल हैं, इसमें पहले निकाल लीजिए बॉयज, लड़के निकाल लीजिए, तो कितना है? 660 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 3 दूनी 6, 220 का मतलब आ गया 440 लड़के। तो 440 660 में से अगर लड़के हो गए तो लड़कियां होंगी कितनी? गर्ल्स हो जाएंगी यहां पर 220, 220। अब चलिए, अब गर्ल्स हो गई 220। अब अगली लाइन ये करें, लड़कों की संख्या का 3/4, तो लड़कों की संख्या का 3/4 करेंगे आप लोग तो आएगा ये 110। 110 में 3 से गुणा करेंगे 330। और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। ये कौन लोग हैं? ये खिलाड़ी हैं लड़कों में, ये खिलाड़ी हो गए लड़कों में 330। लड़कियों में जो खिलाड़ी हैं वो कितना है? जितनी लड़कियों की संख्या है उसका 1/4, तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। पूछा गया टोटल खिलाड़ी कितने हैं, तो 55 लड़कियां भी खिलाड़ी हैं और 330 लड़के भी हैं। ये टोटल मिलके हो गए 5 3 8 385 कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्लेयर हैं, मैच खेल रहे हैं। और 385 को जहां देखिए तुरंत अपनी चेहरे पे मुस्कान लाइए और उसको क्लिक करिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए भाई 25 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के 30 में से। अब देखिए, रेनू रेनू
चलिए, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइज में से टाइल को काटे बगैर फर्श पर चलिए काटे बगैर किस साइजों को होनी चाहिए। अब देखिए भाई, चलिए अब ये कह रहे हैं कि एक आयताकार कमरा है, तो 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर, 7 मीटर का मतलब 700 सेंटीमीटर। जो टाइलें बिना काटे हुए लगा दी जाएं, तो अगर 900 गुणे 700 है तो इसको काटने वाला दो नंबर है, एक 35 और एक 45। देखिए 35 गुणे 45 सेंटीमीटर की टाइल अगर लगेगी तो यही पूरा का पूरा काट पाएगा, बाकी कोई नहीं। 45 दूना 90, 45 दूना 90, 20 आ गया, और यहाँ 70 है, 35 दूना 70, 20 आ गया। क्यों? क्योंकि ये मीटर है तो सेंटीमीटर में हो गया, ये सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 9 मीटर की जगह पे 900 सेंटीमीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का लगवाया गया है। करें 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगी। चलिए 6 घंटे हैं, गुणे 60 मिनट में हो गया, गुणे 60 सेकंड में हो गया। यहां सब दिन दिया गया है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे और एक घंटे में होता है 60 मिनट। 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 12 दूनी 24 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 2 तिया 6, 5 तिया 15। दिन में जितना मिनट होगा 6 घंटे में उतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा दिख रहा, बाकी करना कुछ नहीं है। करें 4 घनाभाकार बक्सों की बीमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं। लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। जिन दो का योगफल घनमूल आयतन निकालेंगे, जिन दो का आयतन इतना आ जाए, तो इसमें दिया है 1 2, 1 2 अभी ना लिया जाए, 2 3, 2 3 को चेक करिए तो 2 3 में है 23 गुणे 20 गुणे 20। क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल हो तभी मान के रखिएगा कि कंपटीशन में एग्जाम बहुत इजी तरीके से दिया जाता। इनका गुणा करेंगे तो 23 गुणे 400, 23 चौके 92, 9200 हो गया। ओके, अब अगला है तीसरा। अगर चेक करते हैं आप लोग, ये दूसरा था, दूसरे वाले को चेक किया तो इतना आ गया। तीसरे वाले को अगर आप लोग चेक करते हैं, इनका मेजरमेंट है 20 गुणे 22 गुणे 21, तो 21 दूना 42, 420 गुणे 22 अगर करते हैं तो 22 शून्य शून्य, 22 दूना 44 के 4 हासिल 4, 22 चौका 88 और 4 92, 92 40 और 9200 जोड़ेंगे 18,440 आ जाएगा। इसका मतलब यही सेट भी हो गया। अब हमने कैसे लिया भाई, जरा जानिए। जो क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल होता उसका ऑप्शन बहुत आसान तरीके से, हमको ये 20 गुणे 20 वाला गुणनफल तुरंत दिख रहा था कि 20 गुणे 20 करेंगे 400 हो जाएगा, इसलिए हमने उसको लिया। तो आप लोग भी ऐसे करेंगे, ऐसे एक एक लेकर के इसको चेक कर लेंगे। जो उसमें 18,440, भाई 9 9 18, 2 2 4, 440 हो गया। क्या 9200 प्लस 92 40 अगर जोड़ेंगे तो आएगा 18,440। ठीक है ना। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट की तरफ आइए, तो नेक्स्ट क्या है। करें किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले, एकदम पुराना क्वेश्चन भाई। ये देखिए एक वर्ग है जिसका परिमाप 80 है, तो ये 20 20 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, 20 20 20। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आयत है जिसकी लंबाई
इसके वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, तो 20 दूनी 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। अब चलिए भाई, अब क्या कह रहे हैं, आयत की चौड़ाई 20 ही है, इसका क्षेत्रफल आपको मिला 400 और इसका क्षेत्रफल मिला 4 दूनी 8, 40 गुणे 20 का मतलब 800, 40 गुणे 20। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दोनों के क्षेत्रफलों में कौन कितना अधिक है, तो आयत का 800 वर्ग का 400, 800 में से 400 घटाएंगे, अंतर आ गया कितना 400 का। देख लीजिए 800 में से 400 घटाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का सीधे सीधे पूरे, अब देखिए इस सेट में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है सितंबर 2015 प्राइमरी में जिसमें पीछे के क्वेश्चन सब रिपीटेड ना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत अलग हो। अब ये देखिए लंबा चौड़ा सबको आ रहा, 1.5 दर्जन केला खरीद रहे हैं, 1.5 दर्जन केला और 2.5 रुपया प्रति दर्जन है भाई, प्रति केला 2.5 रुपया प्रति, तो 1 दर्जन में 12, 1 दर्जन में 12, 1 दर्जन बराबर 12, तो 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 18, 18 गुणे 2.5, 2.5, तो 18 पंचे 90 के 0, 18 दूनी 36 और 9 45, 45 रुपया हो गया भाई क्या, केला, केला है ना, दुकान पर केला, केला का दाम हो गया। ठीक, अब चलिए आगे, अब कह रहे हैं 3.5 किलो सेब 57.6 के हिसाब से, चलिए भाई 3.5 किलो, 3.5 किलो 57.6 के हिसाब से क्या खरीदा गया, सेब। अब इसका दाम कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए कहीं रफ वर्क पे, अगर आप लोगों को गुणा डायरेक्ट आता तब तो ठीक है, नहीं आता है तो 3.5 गुणे 57.6 कर लीजिए, 5 छक 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 25 और 3 28, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 पचे 15, 2 17, तो 0 आ गया, 8 8 16, 8 2 10, 1 11 आ गया, 8 8 8 2 10 और 1, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 21 1 22, चलिए तो 8 2 10 1 11 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, ये आ गया 1 1 2, तो 201.6 रुपया आ गया, ये आ गया सेब, क्या आ गया, सेब का रेट आ गया। फिर भाई आम खरीदा गया है, आम को कह रहे हैं 1.5 किलो, मतलब 1.5 किलो का मतलब 1.5 किलोग्राम, किस रेट से 75.40, तो गुणा करेंगे 15 शून्य शून्य, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 75 और 6, 75 5 80 और 1 81 के 1 हो गया, हासिल 81 हासिल 8 और 15 सत्ते 105, 105 और 8 113 हो गया, 113 हो गया, 113 कितना आ गया, ये 3 अंकों पे ये इतना, ये आ गया आपको 113.1, 113.1 आ गया, चलिए 113.1 आ गया, 113.1, चलिए अब इसके बाद आपको इन्होंने कहा कि 750 ग्राम अंगूर 120 रुपया प्रति किलोग्राम, यहां थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा भाई, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, थोड़ा इसको अपने रफ वर्क पे कर लेंगे आप लोग कि 1000 ग्राम का दाम है 120 रुपया, तो 750 ग्राम का पूछा है इन्होंने, 120 बटे 1000 गुणे 750 करेंगे, 750, तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 यहां से कैंसिल हो गया। आप 15 से चाहें तो इसको काट सकते हैं, 5 से, 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 15 छक्का 90, कितना हो गया भाई, इसका हो गया 750 ग्राम का रेट हो गया कितना रुपया, 90 रुपया हो गया।
अब सबको जोड़ लीजिए भाई, सबको जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो गया। फिर यहां जोड़ेंगे आप लोग 5 5 1 5 1 6 6 3 9 9 आ गया। अब देखिए, अब आप लोग सीधे सीधे रिजल्ट पर आइए भाई। 500 रुपए की नोट आपने दिया है, कह रहे हैं कि दुकानदार कितना वापस कर रहा है। तो अगर 10 में से 7 घटाएंगे आप लोग तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3। और 30 पैसा वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। पहला अंक मिलाने के बाद उसी पे कंप्लीट कर देना। तो प्यारे शिक्षक साथियों, इसी के साथ सितंबर 2015 की सीरीज प्राइमरी लेवल की जो है ये भी कंप्लीट कर दी गई है। अब आप लोग इसको खूब ढंग से देखिए और अब पीछे से कंपेयर करिए कि कितने क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं और कितने रिपीट कर रहे हैं PYQ में, कि आगे अगर हम लोग पूरा अगर सॉल्व कर लेते हैं, 20-25 सेट पूरा सॉल्व कर देते हैं, तो 8 फरवरी को कितना अच्छा मार्क्स पा करके मुस्कुराएंगे। और मुस्कुराने के साथ साथ आप लोग शेयर कमेंट करना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कई सारी जो है क्लासेस जो है लाइव चलती है यूट्यूब पर, उस पर भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट PYQ के साथ मिलेंगे।